नमस्कार दोस्तों, फिर से मौजूद हैं अगले वीडियो सेक्शन में आपका दोस्त आपका होस्ट। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा वो आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट कंपाउंड के ऊपर वीडियो सेक्शन होगा। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो सेक्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं वो बेहद पसंद आएंगे आपको। अगर पसंद आते हैं चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। शुरू करने से पहले आपके लिए 4 लाइनें लेके आया हूँ, बड़ी ही शानदार, ध्यान से सुनना है। प्यार मोहब्बत वालों के लिए है। क्या है कि आजकल प्यार मोहब्बत वाले के लिए ज़्यादा ही कुछ बातें कहनी पड़ रही हैं। क्या पता इस मैसेज से जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं लोग समझ जाएं। देखते हैं कितने समझ पाते हैं लोग। इश्क करते हैं लोग बड़े शोर के साथ, हमने भी किया था बड़ा जोर के साथ, मगर अब करेंगे ज़रा गौर के साथ, क्योंकि कल देखा था उसे किसी और के साथ। हो सकता है भाई प्यार मोहब्बत है तो प्यार भी आजकल लोगों ने एक प्रकार का खिलौना बना रखा है। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जो प्यार को एक खिलौना समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें बेहद पसंद आई होंगी। अगर पसंद आती हैं तो चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल कम से कम ना भूलें। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, डेट इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो सेक्शन होने वाला है कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं और आयनिक कंपाउंड। देखो, कोवलेंट कंपाउंड का जो निर्माण होता है वो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से होगा। ये आपको पता है कि कोवलेंट कंपाउंड किस तरीके से बन सकते हैं। अब ध्यान से देखना है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ। एक बार फिर से हल्की सी डिस्क्रिप्शन फिर से दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। डेट इज कॉल्ड ए कोवलेंट बॉन्ड कह सकता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। फास्ट रिकॉलिंग करवा रहा हूँ। तो कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था, द बॉन्ड that is formed by the bond that is formed by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग भी कैसी, म्यूचुअल, दोनों तरफ से। that is formed by म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as कोवेलेंट बॉन्ड कह सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन होता है, पीछे हमने डिस्कस किया ही था पिछले वीडियो सेक्शन में, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सही है, कितने होते हैं, 3। उससे पहला जो वीडियो सेक्शन बनाया था उसमें मैंने आपको ये बता ही दिया था कि आगे के कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है। सही है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एक बार सारी सम अप कर रहा हूं वापस, क्योंकि इसी के आधार पे वीडियो सेक्शन आगे चलेगा। सही है, उसके बाद एक टर्म पढ़ाई थी मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंसी, याद हो किसी को। सही है, कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, सामने वाला एटम किसी भी एलिमेंट का कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम के, भाई किसी भी एलिमेंट का कोई एटम रहा होगा उसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज कोवेलेंसी। या फिर सामने वाला कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है, सही है, किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, तो कह सकता हूं उसकी क्या रही होगी, कोवेलेंसी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, भाई 4 कर सकता है। H2O में कोवेलेंसी पढ़ी थी हमने ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, भाई कितने बॉन्ड बना सकता है। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, जो सामने वाली स्पीशीज जितने बॉन्ड बना सकती है वही उसकी कोवेलेंसी है। ऑक्सीजन 2 बना सकता है। हाइड्रोजन की कोवेलेंसी पूछे तो हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है अपने साथ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड कोवेलेंसी। ये हमने पढ़ा था किसमें, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर। सही है, अब चलते हैं आगे, दैट इज कॉल्ड, और इन कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, जुड़ने की वजह से जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। कैसे कंपाउंड होंगे, तो इतनी चीज क्लियर हो ही होगी, कोवेलेंट बॉन्ड आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक कंपाउंड, एक यौगिक का निर्माण कर देंगे। उन्हें आप क्या कह सकते हो, कोवेलेंट कंपाउंड कह सकते हो, क्योंकि मुझे इनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं। अब देखो, कोवेलेंट जो बॉन्ड है, कंपाउंड है, वो किन के बीच में बनता है, तो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल।
कह सकता हूँ नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड रहा होगा वो आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। पीछे मैंने जितने भी बताए कार्बन, हाइड्रोजन, सारे के सारे क्या थे, नॉन मेटल। फॉस्फोरस, क्लोरीन, ये सारे क्या थे, नॉन मेटल थे। तो इसके आधार पे कह सकता हूँ नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल जो है वो किससे जुड़ी हुई होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं और कोवलेंट कंपाउंड का निर्माण कर सकती है। अगला जो होता है, अब इसको डिटेलिंग में करते हैं, डेट इज कोल्ड आयनिक कंपाउंड। सही है, पहले आयनिक बॉन्ड बता देता हूं थोड़ा सा। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है, यहां से है इंपॉर्टेंट, डेट इज कोल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कोल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। होता क्या है, ध्यान से सुनना है, दोनों का मीनिंग सेम है। द बॉन्ड डेट इज फॉर्म्ड बाई complete transfer of electron, that is formed by complete transfer of electron in order to complete its stable electronic configuration, in order to complete its stable electronic configuration। सही है, अपनी कन्फिग्रेशन को स्टेबल करने के लिए सामने वाले ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किए, उससे पड़ने वाले बॉन्ड को आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो, आप आयनिक बॉन्ड कह सकते हो। भाई इसके अंदर दो केसेस होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्या कह सकता हूं दूसरा पॉइंट, इन सच स्पीसीज one have tendency to lose electron, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो क्या रही होगी, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, मेटल, एंड अदर गेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, नॉन मेटल, एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, और कंपाउंड बना देंगे आपस में जुड़ के, एक कैटाइन होगी एक एनाइन होगी, आपस में जुड़ जाएंगे और एक बड़ा कंपाउंड बना देंगे। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। सही है भाई, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कौन, मेटल तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, और जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है क्या बनाएगी, कैटाइन, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, वो क्या बनाएगी, एनाइन। अब इस कैटाइन और एनाइन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बने होंगे, उन कंपाउंड को केमिस्ट्री में कौन सा कंपाउंड कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। कौन सा कंपाउंड कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो आयनिक कंपाउंड बनेगा कैसे, कैटाइन रही होगी जो किससे आई होगी, मेटल से, एनाइन रही होगी जो किससे आई होगी, नॉन मेटल से। कैटाइन प्लस एनाइन आपस में जुड़ गई होंगी एक फोर्स से, डेट इज कोल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कंपाउंड बना दिए, डेट इज कोल्ड आयनिक कंपाउंड। कह सकता हूँ, भाषा में दिखाना चाहूँ तो ये कैटाइन रही होगी, ये एनाइन, दोनों आपस में जुड़ गए और एक कंपाउंड बना दिया, और जुड़े किससे होंगे, स्ट्रॉन्ग, भाई प्लस माइनस पास आ जाते हैं, आपने देखा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। उस फोर्स को क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सही है, अट्रैक्शन मतलब इनको लगाव हो गया, प्यार मोहब्बत हो गई, ये प्लस है ये माइनस है, ये लड़की है ये लड़का है, कह सकता हूँ अट्रैक्शन हो गई होगी, इनके बीच में एक बॉन्ड बना होगा, उस समय डेट बॉन्ड इज कोल्ड एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत अच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट, ध्यान से सुनना है। अब ये बाद में बड़ी क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ इतना ही आता है। जब आप और बड़े सेक्शन में पहुंचेंगे तो आपको सिखाया जाएगा। जल्द ही हम अपना वीडियो सेक्शन लेके आएंगे फॉर हायर क्लासेस,
वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि जो आयनिक क्या होते हैं, बॉन्ड बनते हैं, आयनिक जो बॉन्ड बनेंगे तो वो किस अवस्था में बनेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे लेटिस एंथैल्पी भी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होती है, कब कौन सी कम ज़्यादा होगी तब जाके किसका निर्माण होगा, आयनिक बॉन्ड का। वो छोड़ देते हैं बड़े सेक्शंस के लिए, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, कम नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमने कोवेलेंट कंपाउंड में एक चीज की थी, डेट इज कोल्ड कोवेलेंसी। ऐसे ही आयनिक कंपाउंड में एक टर्म होती है, डेट इज कोल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उसने छोड़े, कितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए, डेट इज कोल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज, भाई इसमें ट्रांसफर की बात हो रही है, तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन in order to complete its octet, in order to complete its octet। सामने वाले ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डबलेट इज कोल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। भाई सामने वाले ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, उस चीज को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वैलेंसी का होना, डेट इज कोल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। नाम ही कह रहा है। इलेक्ट्रॉन की भाषा में अगर किसी की वैलेंसी को डिफाइन किया जाए तो अब इलेक्ट्रॉन की भाषा में तो सीधा सा है, क्या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा। आने और जाने की जो विधि है, जैसे प्यार मोहब्बत में आता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो आने और जाने की प्रक्रिया, अगर आ रहा है तो गेन, जा रहा है तो लॉस, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, डेट इज कोल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे समझाता हूं क्या है इसका मीनिंग, समझो जरा, बड़े ही प्यार से समझाया जाएगा, टेंशन ना ले। उदाहरण के लिए आपको सेटिस्फाई करेंगे, जैसे NaCl है, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ फिर से वही चक्कर चल रहा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। MgCl2 है, CaCl2 है, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। किस तरीके से आप इसकी डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंसी को। देखो सोडियम जो होता है, आपको पता है सोडियम जो होता है वो NaCl में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na+ और किस में, Cl- की फॉर्म में। सही, ऐसे लिखना है। अब देखो छोटी क्लासेस में आपने सीखा है, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। देखो कैसे, सिंपल सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ करता था, 11। उसे लिखते कैसे थे हम, 2 8 1। अब अपने पास सोडियम नहीं है, अपने पास सोडियम प्लस है, एटॉमिक नंबर तो अभी भी सेम रहेगा, कह सकता हूँ। अब देखो प्लस मतलब जितना प्लस होता है उतने इलेक्ट्रॉन घटा दो, फिर से सुनना है, जितना प्लस होगा उतने इलेक्ट्रॉन घटा दो। 1 प्लस तो कितना इलेक्ट्रॉन घटेगा, 1। तो टोटल क्या हो गया, 2 और 8। सही है। अब क्लियर हो गया होगा कि सोडियम जीवन में +1 चार्ज ही क्यों दिखाता है। सोडियम +1 कोई पूछे चार्ज इसलिए दिखाता है क्योंकि +1 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही सोडियम की क्या कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट। इसीलिए सोडियम सिर्फ कितना चार्ज दिखाता है, +1। अब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया, वो क्लोरीन रहा होगा। स्टेप नंबर 2 समझा रहा हूँ, ये ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बेस तैयार कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें उतर जाएं। क्लोरीन रहा होगा, सिंपल क्लोरीन। सिंपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, KLm 287। आगे नहीं बताऊंगा भाई, ये सिंपल पहला क्वेश्चन है। किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसने छोड़ दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेने का मतलब नेगेटिव चार्ज, और एटॉमिक नंबर तो अभी भी 17 रहेगा। प्रोटॉन की संख्या या एटॉमिक नंबर की संख्या नहीं बदलती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बदलती है। अब देखो ये 17 था, एक ले लिया, तो जितना नेगेटिव होता है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। उल्टा चलता है केमिस्ट्री में, जितना प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन घटा दो, जितना नेगेटिव है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। जैसे ही जोड़ा होगा तो ये 18 हो गए, 2 8 8। आज पता चल गया होगा कि क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेते ही उसकी क्या कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट। क्लियर हुआ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब मैं इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है किस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। इसके पीछे ये है भाई छोटा सा बेस।
देखो अब मैं सीधी सोडियम प्लस की दिखा रहा हूँ, प्लस मतलब सोडियम के 8 इलेक्ट्रॉन हुए होंगे, कह सकता हूँ ऐसे दिखा दूँ, 2 4 6 7 8, सही है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दूँ, ये +1, ये वाली बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तो जा ही चुका ऑक्टेट। क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ एक बार, रुको भाई, इनिशियल्स शुरू में ही दिखा देते हैं। ये सोडियम के पास देखो, ये ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, ये सिंपल सोडियम रहा होगा। ऐसे ही दूसरा क्या रहा होगा, क्लोरीन कह सकता हूँ, ध्यान से देखना है, दूसरा क्या रहा होगा, क्लोरीन रहा होगा। ऐसे दिखा दो इनको, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। ऐसे ब्रैकेट देख, ऐसे दिखा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, इसके बीच में प्लस लगा देता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे इसको, सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1, तो पॉजिटिव चार्ज भी कितना, 1। अब इस पे पॉजिटिव आ गया, दिखा दो ऐसे पॉजिटिव, तो 2 4 6 8, नीचे वाला आ गई पॉजिटिव, ये रहा। तो जैसे पॉजिटिव आया होगा, ब्रैकेट बंद कर दो, हो गया कंप्लीट। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे दिखा दो, 7 थे इसके पास, अब कितने हो गए, 8। ये लो जी, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1। ये रहा Cl नेगेटिव, मतलब पहले Cl था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव। प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जोड़ दो, कौन सी अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब सामने वाले ने कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1। तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी रही होगी, 1 रही होगी, लॉस किया है। और क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी रही होगी, 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। ऐसे ही आप किसका ड्रॉ कर सकते हो, मैग्नीशियम का ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही आप किसका ड्रॉ कर सकते हो, कैल्शियम का। तो मैग्नीशियम का मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कैल्शियम का आपको ड्रॉ करना है, MgCl2। देखो मैग्नीशियम जो है, सिंपल मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है, +2। तो आंसर भी +2 के अंदर ही लेके आना है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। जब 12 होगा तो Klm 282। अब 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने छोड़ दिए, आपको कैसे पता, क्योंकि मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है, +2। चार्जेस में सिखाया था, क्लोरीन पे चार्ज -1। अब एटॉमिक नंबर अभी भी 12, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी संख्या घटा दो। आज पता चल गया होगा कि मैग्नीशियम पे चार्ज +2 क्यों होता है, क्योंकि +2 में वो क्या कंप्लीट कर लेता है, ऑक्टेट। ऐसे ही 2 क्लोरीन रहे होंगे, पहले एक क्लोरीन को दिखा दो, 17 रहा होगा। किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, कह सकता हूँ। अब इसने इलेक्ट्रॉन कितने लिए, एक क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ, एक क्लोरीन की ही बात कर रहा हूँ फिलहाल। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेते ही क्लोरीन की ऑक्टेट क्या हो गई, कंप्लीट। अब देखो दिखाओगे कैसे, दिखाने का सीधा सा आसान सा तरीका, मैग्नीशियम दिखा दो, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ऐसे दिखा दूं, इधर दिखा देता हूँ, एक क्लोरीन रहा होगा, ऐसे 2 4 6 और 1 7। इधर भी एक क्लोरीन रहा होगा, 2 4 6 और 1 7। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसे दे दे, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसे दे दे, इसकी भी ऑक्टेट पूरी, इसकी भी पूरी। इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, जैसे ही 2 छोड़े तो मैग्नीशियम की भी क्या कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, कह सकता हूँ मैग्नीशियम की भी ऑक्टेट पूरी हो गई। तो मैग्नीशियम को ऐसे दिखा, 2 4 6 8, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो पॉजिटिव 2। क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऐसे दिखा दो, Cl X A डॉट डॉट डॉट, ऐसे दिखा दूँ, 2 4 6 7, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक नेगेटिव इस पे हो गया। ऐसे ही दूसरी क्लोरीन रही होगी, दूसरा नेगेटिव इसके ऊपर हो गया, कह सकता हूँ, सही है। इनके बीच में अट्रैक्शन हो गई होगी ऐसे। इसको फाइनली कैसे दिखा सकता हूँ, अब एक साथ दिखाना है, दोनों को ऐसे दिखाने से अच्छा है ऐसे दिखा दूँ, एक साथ जोड़ के। बात तो वही है, सही है। जब चीज़ें सेम है तो अलग अलग लिखने का क्या फ़ायदा। इसको 2 लिख देता हूँ, 2, और ये हो गया Cl। जब रिप्रेजेंटेशन भी सेम है, सारा कार्यक्रम ही सेम है, ये लो जी, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव, दूसरे क्लोरीन पे 2 नेगेटिव, तो 2 क्लोरीन है, टोटल कितना, 2 नेगेटिव। इनके बीच में अट्रैक्शन हो गई होगी, कह सकता हूँ, कौन सी अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इस समय मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2। क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, एक क्लोरीन की 1 है, दूसरे की भी 1 है, टोटल इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 2 कह सकता हूँ। एक क्लोरीन की एक ही इलेक्ट्रोवैलेंसी है, क्योंकि एक
क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी मैग्नीशियम की 2 हो गई, एक क्लोरीन की 1 इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो 2 क्लोरीन थे तो टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2 क्लोरीन की कितनी हो गई, 2। तो उम्मीद करता हूं डेट इज द मीनिंग क्या रहा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी का। सही है। अब कोवलेंट जो बॉन्ड है उनसे तो बने होंगे कोवलेंट कंपाउंड, और आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बने होंगे डेट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बने होंगे डेट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। अब छोटा सा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड एंड ए आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई। कोवलेंट कंपाउंड वर्सेस आयनिक कंपाउंड का डिफरेंस आ जाता है, तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड कर लेते हैं। सही है, तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड की शुरुआत करते हैं हम किससे, फिजिकल स्टेट से, कि आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, शकल सूरत कैसी है किसी लड़के की, भाई आजकल जो लड़कियां हैं वो क्या देखती हैं, शकल सूरत, उसकी बनावट कैसी है। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, आयनिक कंपाउंड की भी क्या देखी गई होगी, फिजिकल स्टेट। तो आपका जो नमक है NaCl इज ए आयनिक कंपाउंड, इसी नमक को ध्यान रखना है दिमाग के अंदर ताकि प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाए। तो आपने देखा होगा जो नमक होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वाइट क्रिस्टलाइन, पीछे भी पढ़ाया था, क्रिस्टलाइन मतलब जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर हो। तो आपकी जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, ऑल आयनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड है केमिस्ट्री में, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं सारे के सारे कैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। क्रिस्टलाइन का मीनिंग एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, ऐसी स्पीसीज जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा हो, रेगुलर। दो स्पीसीज विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आपने नमक देखा होगा, जो घर वाला है उसकी बात नहीं कर रहा, जो पिसी हुई फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में, वो नहीं। आपने देखा होगा जो भैंसों को दिया जाता है, जानवरों को दिया जाता है, देखा होगा गोलाकार जो होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर, उस नमक की बात कर रहा हूँ। तो वो सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। तो दो स्पीसीज विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल is called as क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइन। तो स्पीसीज कौन है, सॉलिड है, कह सकता हूँ। ऐसे सॉलिड जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर हो, उन चीज़ों को आप क्या कह सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सही है, जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल NaCl अच्छा खासा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, कह सकता हूँ यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, अगली जो है दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है, ध्यान से सुनना है। आपके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी के ऊपर आता है, घुलनशीलता कितना डिजोल्व हो सकता है। तो ध्यान से सुनना है, दूसरा पॉइंट होता है सोल्यूबिलिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आपकी क्या है कि कहावत चलती है, जैसा रंगत वैसी संगत, जैसी संगत वैसी रंगत, लाइक डिजोल्व लाइक। जो जैसा है वो वैसे में घुलना पसंद करेगा। चोर व्यक्ति चोर के साथ बैठना पसंद करेगा, चुगलखोर व्यक्ति चुगलखोर के साथ, ईमानदार व्यक्ति ईमानदार के साथ बैठना पसंद करेगा। तो ऐसे ही है, आपके दो प्रकार के सोलवेंट होते हैं, एक पोलर सोलवेंट होता है, एक नॉन पोलर। पोलर मतलब जिसमें चार्ज की सेपरेशन हो, जिसमें प्लस माइनस चार्ज है, जैसे वाटर इज अ पोलर सोलवेंट, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव हो जाए पार्शियल नेगेटिव हो जाए, ऐसी चीज़ों को आप पोलर कह सकते हो। जिसमें दो पोल बन जाए, फिजिक्स पढ़ी होगी ना, तो दो फिजिक्स कहती है जिसमें दो पोल क्रिएट हो जाए, डेट इज कॉल्ड डाईपोल। तो इसका मतलब वो पोलर रहा होगा। अब देखो लाइक डिजोल्व लाइक, तो आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो किस में सोल्यूबल होते हैं, पोलर सोलवेंट के अंदर। आयनिक कंपाउंड्स मान लेता हूं लाइक NaCl, सही है, और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है यही है, MgCl2 है, CaCl2 है, K2O है, ये सारे के सारे क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर,
मतलब जो जैसा है वो वैसे में घुलना पसंद करेगा। और वाटर कैसा सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट है। सही है, कह सकता हूं क्यों सोल्यूबल हो जाता है, बिकॉज इट फॉर्म आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्या बना लेता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन बना लेता है, इसीलिए वो क्या होता है, पानी में सोल्यूबल हो जाता है। बिकॉज इट फॉर्म आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ड्यू टू दिस इट्स solubility increases in water ड्यू टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन। मीनिंग समझाता हूं, देखो समझो ध्यान से, रट्टा नहीं मारना कि आयन डाइपोल अट्रैक्शन है क्या। नमक की बात कर लेता हूँ। नमक का NaCl एक्वस, एक्वस मतलब नमक को उठा के पानी में डाल दिया, टूट गया होगा किसमें, Na पॉजिटिव एक्वस, और पानी अभी भी इसके चारों तरफ रहा होगा। देखो ध्यान से, ये नमक रहा होगा Na प्लस। अब देखो प्लस को क्या चाहिए, चारों तरफ से कौन घेर लेता है, प्लस को माइनस घेर लेता है। ऐसे दिखा किस तरीके से नमक जो है वो पानी में घुलता है, वो दिखा रहा हूँ। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सही है, इसके अपोजिट पोल आ जाते हैं इसके सामने। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये वाटर के कण हैं, ये इसके चारों तरफ चिपक जाते हैं। सही है, तो पॉजिटिव के सामने कौन आ गया, तो Na प्लस तो क्या थी, आयन। और आपको एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे बड़ी क्लासेस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल होता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ये नेगेटिव, ये कैसा, पॉजिटिव। तो ऐसा दिखाया है मैंने। ये जो है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल आ जाएं, तो उसे कहा जाता है डाइपोल। तो ये आयन और ये डाइपोल। तो पानी में जो नमक होता है वो कौन सी अट्रैक्शन की वजह से सोल्यूबल होता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से ऐसे सोल्यूबल होता है। ऐसे Cl रहा होगा, ये Cl नेगेटिव हो गया, इसके चारों तरफ फिर से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं ऐसे। सही है, दिखा। अब देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये H2O, ये भी H2O, ये भी H2O, ये भी H2O, ये भी क्या रहा होगा, H2O। ऐसे घुलता है भाई पानी, पानी के अंदर नमक, देख सकते हो आप। ये आयन हो गई फिर से, और ये फिर से पोल हो गए दो, जिसपे दो चार्ज सेपरेशन आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस पूरी अट्रैक्शन को केमिस्ट्री में आप क्या कह सकते हो, आयन डाइपोल अट्रैक्शन कह सकते हो। अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ ये दो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आपका जो नमक है या किसी भी आयनिक कंपाउंड की जो सोल्युबिलिटी होती है वो पानी के अंदर किसकी वजह से होती है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब थोड़ी सी शेर और शायरी क्यों ना ध्यान से सुना जाए। तो बीच के टॉपिक में ध्यान से सुनना होता है, क्या है कई बार ऐसा लगता है कि भाई बड़ा बोरिंग टॉपिक हो रहा है, तो आपको बोर होने नहीं दिया जाएगा, ध्यान से सुनना है। आजकल जो है क्या है कि प्यार मोहब्बत करते हैं, और प्यार मोहब्बत का रेफरेंसेस भी क्या देते हैं, भगवान को देते हैं। राधा और कृष्ण का एग्जाम्पल देते हैं, भाई आप उन जैसे बन नहीं सकते, तो कम से कम ऐसे एग्जाम्पल्स आप ना दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप बन सकते हैं राधा और कृष्ण जैसा, तो वो प्रेम है। आजकल जो चल रहा है वो प्रेम नहीं है, वो मानसिक रोग है। ध्यान से सुनना है। लोगों का विचार क्या कहते हैं लोग प्रेम के प्रति, राधा कृष्ण के प्यार को पूजा जाता है, अपना लड़का किसी लड़की से प्यार करे तो कूटा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ लोग ये रेफरेंसेस देते हैं जी कि राधा और कृष्ण का प्रेम किया तो उनके प्रेम को अमर कर दिया गया, और जब हम प्रेम कर रहे हैं तो हमें पीटा जाता है। भाई शुक्र मानो कि आपको पीट कर ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप क्या हैं कि किसी भी परिस्थिति को प्रेम समझ लेते हैं, वो प्रेम नहीं है। आपकी जो लड़की होती है वो क्या है भाई, हर लड़की की मुस्कुराने की एक अदा होती है, जो इसे प्यार समझे वो एक प्रकार का गधा होता है। लड़की हर किसी को देख के मुस्कुराने लग जाती है, तो ऐसा थोड़ी है कि सभी से प्यार करती है, भाई वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो भी मुस्कुरा सकती है, वो भी इंसान है। तो जो लड़के होते हैं जो गधे टाइप होते हैं, वो क्या है उसे प्रेम समझ लेते हैं, और उस प्रेम के चक्कर में अपना जीवन क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ना खुद पढ़ते ना सामने वाले को पढ़ने देते। तो आपके साथ जीवन में ऐसा ना हो। अगर कोई आपके सामने मुस्कुरा कर निकल जाता है तो आपको छोटा सा काम करना है, अगर हो भी जाए किसी से लगाओ तो आपको छोटा सा काम करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कह करना है। हाथ जोड़कर सामने वाले से कहना है कि हे देवी जी, कम से कम हम वो व्यक्ति नहीं हैं जिसकी आप बलि चाहते हैं,
तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई मुस्कुराहट में फंस जाता है तो हो सकता है वो देवी आपकी बलि चाहती हो, तो अपनी बलि ना दे, अपनी बलि सिर्फ किताबों के लिए दे और किसी चीज़ के लिए ना दे। ठीक है। दूसरा, तीसरी जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर सोल्यूबिलिटी के अलावा तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसमें एक एक्सेप्शन देख लो भाई, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ज़रूरी नहीं वो सारे के सारे पानी के अंदर सोल्यूबल हों। देयर आर सम एक्सेप्शन, देयर आर सम आयनिक कंपाउंड्स, कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड है भाई, आयनिक कंपाउंड को पानी में सोल्यूबल हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ एक ऐसे आयनिक कंपाउंड है, जैसे कुछ एक ऐसे असामाजिक तत्व भी होते हैं वैसे ही देयर आर सम आयनिक कंपाउंड्स विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कुछ एक आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, ये अपवाद है, होना चाहिए था लेकिन नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट, पीछे भी पढ़ाया था, बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी बन जाते हैं, तो कह सकता हूँ सोल्यूबल होना चाहिए था ये पानी के अंदर, ये आयनिक कंपाउंड है तो ये पानी के अंदर डिसोल्व होना चाहिए था, लेकिन पानी के अंदर डिसोल्व नहीं हो पाता। तो इसके आधार पे भी आप कह सकते हो, जैसे हमने एक और पढ़ा था PbI2, कह सकता हूँ इसके कैसे पीपीटी बने थे, येलो पीपीटी बने थे, कह सकता हूँ। तो इसका मतलब कुछ एक आयनिक कंपाउंड हैं जो पानी में सोल्यूबल होने चाहिए थे। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि मैंने लिखवाया है जैसे को जैसा है वैसे की रंगत में आके वैसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं होते, अपवाद रह जाते। कई बार क्या है, अच्छी संगत में बैठने के बाद भी बुरे लोग बुरे ही रह जाते हैं, तो वैसा ही कार्यक्रम इसके साथ हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तीसरा अब चलते हैं इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पेपर में पूछे आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, तो ध्यान से सुनो। आयनिक कंपाउंड जो है वो बनते कैसे हैं, आयन से, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से, दोनों के बीच में लगाव हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो प्लस और माइनस को बांध के रख रही है। तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी, ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कुछ नहीं है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से। सही है। तो क्या कह सकता हूँ, बिकॉज in case of ionic compounds there is strong electrostatic force of attraction, is present between कैटाइन एंड एनाइन। आपके आयनिक कंपाउंड्स में आयन बनती हैं बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। आयनिक कंपाउंड में आयंस बनती हैं और उन आयंस के बीच में होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यकता में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो इसका मतलब इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए इन ऑर्डर टू break this strong force of attraction, a large amount of energy is required. A large amount of energy is required. Hence ionic compound यहां लिख रहा हूं भाई ऊपर की तरफ, hence ionic compound have high melting and boiling point.
सही है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में बनती हैं आयंस। आयन एक दूसरे के पास जुड़ी रहेंगी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये रहा छोटा सा डायग्राम, इस माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे हमने NaCl पढ़ा था, सही है, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है आपको पीछे ध्यान हो तो याद करवाया था, 820 डिग्री के आसपास होता है। तो कह सकता हूँ 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, जब इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 जोड़ दोगे, लगभग लगभग कह सकता हूँ 1043 जो केल्विन है उसके आसपास, सॉरी 1093 जो केल्विन है, 273 जोड़ेंगे तो 1093 केल्विन इसका टेम्परेचर रहा होगा। तो इस टेम्परेचर पे NaCl जो है वो मेल्ट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं आप अच्छा खासा इसका मेल्टिंग और क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, कह सकता हूँ। इतनी चीज़ उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी, सोल्यूबिलिटी, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। कोवेलेंट जो सेक्शन है बॉन्ड का वो अलग वीडियो सेक्शन में लाया जाएगा आपके लिए, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यहाँ से बोर्ड के लिए प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 110% क्वेश्चन क्रिएट होता है। कैसे? इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के अंदर, इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स, इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड does not conduct electricity, does not conduct electricity, whereas in molten state, molten state मतलब just like liquid state, सही है, whereas in molten state और in aqueous solution, ये पीछे भी करवाया था भाई, और in aqueous solution इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और लिक्विड अवस्था के अंदर कह सकते हो या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए दो ही चीज़ें जिम्मेवार होती, क्या तो इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस। तो इसमें क्या रिलीज हो रही है, आयंस। जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन में क्या करोगे, नमक को डालोगे, तो नमक को डालते ही NaCl डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, आयंस के अंदर, एक Na+ और Cl-, मतलब कह सकता हूँ फ्री आयन बन गई, और फ्री आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो छोटा सा रीजन है इन, ये रहा रीजन क्यों हुआ ऐसा, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट आयनिक कंपाउंड फर्निश्ड, फर्निश्ड का मतलब होता है रिलीज करना, आयनिक कंपाउंड फर्निश्ड आयंस, एंड दीज फ्री आयंस, और ये जो आयन रिलीज हुई हैं, दीज फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस जनरेट नहीं हो पाती, लेकिन एक्वस या मोल्टन स्टेट में फ्री आयंस क्या हो जाती हैं, जनरेट। और ये जो फ्री आयन हैं यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना दो, टूटा होगा किसमें, Na+ में और किसमें, Cl- में। तो ये जो है ये क्या है, फ्री आयंस, और फ्री आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन वहीं मैं बात करूं सॉलिड स्टेट के अंदर, तो सॉलिड स्टेट में आपको पता है आयंस टूट नहीं पाती, और सॉलिड स्टेट में जब तक आयंस रिलीज होगी नहीं तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं। वेयर एज इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। सही है, सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं होती, मूव नहीं कर पाती। वेयर एज इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड, वेयर एज इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव एंड हेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में तो आयन फ्री हो जाती है, और फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकती है, कंडक्ट कर सकती है। लेकिन सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं हो पाती, इसीलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज उम्मीद करता हूं पसंद आ रही होगी। लास्ट, नोट द लीस्ट, नेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कैसी है? द reaction of ionic compound, the reaction of ionic compound are very fast or instantaneous, instantaneous मतलब चुटकी बजाते ही कंप्लीट, ऐसी इतनी फास्ट होती हैं। द रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस इन नेचर, that is completed in fraction of second, fraction of second में ही, क्षण भर में ही पूरी हो जाती हैं। इतनी फास्ट होती हैं ये रिएक्शंस। क्यों होती हैं वो सुनना है। रीज़न ये होता है कि भाई आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो सॉल्यूशन में ऑलरेडी अपना बॉन्ड तोड़कर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। भाई आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में। रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में करवाओगे, हवा में तो करवाओगे नहीं। तो जब भी एक्वस सॉल्यूशन में आप कोई चीज़ तैयार करेंगे तो वो क्या कर जाती है, टूट जाती है, डिसोशिएट हो जाती है। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पहले से ही सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके बॉन्ड को तोड़ने में वक्त नहीं लगता, पहले से ही आयंस की फॉर्म में टूटे हुए हैं, मौजूद हैं। तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। because ionic compounds exist in the form of ions in the solution, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए बॉन्ड को तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा। जब बॉन्ड को तोड़ने में वक्त लगा ही नहीं तो रिएक्शन क्या हो जाएंगी, फास्ट। जैसे अच्छा सा एग्जांपल करवा देता हूँ। AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन रहा होगा प्लस KCl का एक्वस सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है वो प्रोडक्ट बना देता है AgCl, जिसके वाइट PPT बनते हैं, सही है, प्लस KNO3। अब देखो, अब ये जो रिएक्शन ऐसी दिख रही है एक्चुअल में ऐसी है नहीं। क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन है, और आयनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉल्यूशन में पहले से ही आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और कोई चीज़ अगर आयंस की फॉर्म में मौजूद है तो वो इस तरीके से रही होगी। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखा देता हूँ कि रास्ता क्या रहा होगा। तो AgNO3 ऐसे रहा होगा, Ag प्लस का एक्वस सॉल्यूशन, ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा सॉल्यूशन, ना कि AgNO3। AgNO3 टूट के पहले से तैयार बैठा है रिएक्शन करने के लिए, इसीलिए आयंस की फॉर्म में मौजूद है। और पहले से अगर कोई चीज़ आयंस की फॉर्म में मौजूद हो तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, रिएक्शन को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही लगेंगे रिएक्शन को क्या करने में, कंप्लीट। प्लस के साथ माइनस जुड़ जाए, प्लस के साथ माइनस, तो प्रोडक्ट बना होगा AgCl प्लस क्या बना होगा, KNO3। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये सेक्शन क्या हो चुका होगा, आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगले जो वीडियो सेक्शन होगा वो लेके आएंगे हम किसके ऊपर, कोवलेंट कंपाउंड के ऊपर। तो जाने से पहले हमेशा की तरह 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना है। देखो, मुझको किसी ने बेवफा का नाम दे दिया। क्या कह रहा है भाई, मुझको किसी ने बेवफा का नाम दे दिया, प्यार में जैसे जहर का एक जाम दे दिया, जो कभी कहा करते थे भुला मत देना, उन्होंने ही भूल जाने का पैगाम दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी आपको। तो मुझे नहीं भूलना भाई, ये उनके लिए था जो प्यार मोहब्बत करते हैं, उनको भूल जाओगे कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन भी पसंद आया होगा, उतना ही प्यार मोहब्बत इस सेक्शन को भी मिलेगी। चीज़ों को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका
आभार रहेगा हमेशा। जो भी व्यक्ति मेरे प्रति कमेंट करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हों या नकारात्मक, मैं नकारात्मक व्यक्तियों का भी बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेक्शंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में। अब आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे।